नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 फरवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में टीआरई 4 के तहत 44,000 शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति। फरवरी अंत या मार्च प्रारंभ में वैकेंसी हो सकती है जारी। 85% सीटें बिहार अभ्यर्थियों के लिए रहेंगी आरक्षित। पटना में होंगे लेजेंड्स लीग क्रिकेट मुकाबले। मार्च से शुरू होने वाली प्रतियोगिता के 3 मैच होंगे आयोजित। सभी मैचों का पूरा कार्यक्रम जल्द होगा जारी। अब वंशावली के आधार पर भी मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ। सरकार ने दी वंशावली के आधार पर फार्मर आईडी बनाने की अनुमति। ई केवाईसी वाले किसानों को मिलेगी अधिक सुविधा। बिहार में अगले 5 वर्षों में 3 गुना तक बढ़ेगा दलहन उत्पादन। किसानों को अनुदानित दर पर मिलेंगे उच्च गुणवत्ता वाले बीज। ग्रामीण मंडियों के सुदृढ़ीकरण पर भी होगा काम। बिहार में 15 नए हवाई अड्डों का विकास कार्य हुआ शुरू। एआई द्वारा करवाई जा रही फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। 19 सीटर विमानों की उड़ानों की संभावना की होगी जांच। जीरो कमीशन मॉडल वाला भारत टैक्सी हुआ लॉन्च। पारंपरिक कमीशन मॉडल से अलग है ये ऐप। एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है ये ऐप। आज होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत बनाम इंग्लैंड का महामुकाबला। लगातार छठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है भारत। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे मैच। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एमपी पुलिस में एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए करे आवेदन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस विभाग में तकनीकी पदों पर 89 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 5 फरवरी 2026 से ही शुरू हो चुकी है और करेक्शन की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 तक रहेगी, जबकि लिखित परीक्षा 24 मार्च 2026 को होगी। भर्ती में एएसआई के 14 और हेड कांस्टेबल के 75 पद शामिल हैं। योग्यता पदानुसार 12वीं पीसीएस के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा है। आयु सीमा 18 से 33 वर्ष निर्धारित है। चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर होगा। वेतन 25,300 से 91,300 रुपए तक रहेगा। आज इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 के चौथे दिन हिंदी और अंग्रेजी का होगा पेपर। इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 के चौथे दिन शुक्रवार यानी कि आज विज्ञान और वाणिज्य संकाय के परीक्षार्थियों के लिए प्रथम पाली में अंग्रेजी और कला संकाय तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए द्वितीय पाली में हिंदी की परीक्षा आयोजित होगी। तीसरे दिन यानी कि बीते दिन गुरुवार को परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार रहित रूप से संपन्न हुई। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक प्रथम पाली में भौतिक विज्ञान की परीक्षा हुई, जिसमें 6,20,743 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया। द्वितीय पाली में 2 बजे से शाम 5:15 तक कला संकाय और वाणिज्य संकाय के लिए भूगोल और बिजनेस स्टडीज की परीक्षा आयोजित हुई। पटना जिले में भी परीक्षा स्वच्छ और कदाचार रहित रही। बिहार में टीआरई 4 के तहत 44,000 शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण के तहत लगभग 44,000 पदों पर भर्ती की तैयारियां पूरी हो गई। इसमें कक्षा 9 से 12 के लिए लगभग 25,000, कक्षा 1 से 8 के लिए करीब 19,000 पद शामिल हैं। रिक्तियां शिक्षा विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग होते हुए जल्द ही बीपीएससी को भेजी जाएंगी और फरवरी अंत या मार्च प्रारंभ में वैकेंसी भी जारी होने की संभावना है। पहले 3 चरणों में 2.27 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और नई नियुक्ति के बाद शिक्षक छात्र अनुपात 29:1 से घटकर लगभग 27:1 हो जाएगा। इस चरण में 85% सीटें बिहार अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी। अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लिख पर ऐप पर अब आपके लिए अगर आप भी बीपीएससी के तहत टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो लिख पर ऐप पर अब आपके लिए उपलब्ध है फ्री मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो आज ही लिख पर ऐप को गूगल प्ले स्टोर या iOS ऐप स्टोर से प्राप्त करें। बिहार में 15 नए हवाई अड्डों का विकास कार्य हुआ शुरू। बिहार सरकार ने राज्य के हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 15 हवाई अड्डों के विकास की तैयारियां शुरू कर दी है। एआई से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है, जिसके बाद निर्माण और विस्तार कार्य शुरू होंगे। मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा जैसे छोटे शहरों में 19 सीटर विमानों की उड़ानों की संभावना जांची जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट को लॉजिस्टिक और कार्गो हब भी बनाया जाएगा। भागलपुर, सहरसा, सोनपुर, रक्सौल और बिहटा में हवाई अड्डों का विस्तार किया जाएगा। परियोजनाओं से पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पटना में होंगे लेजेंड्स लीग क्रिकेट मुकाबले। लेजेंड्स लीग क्रिकेट के आगामी सीजन के कुछ मुकाबले पटना में भी खेले जाएंगे, जहां मार्च से शुरू होने वाली प्रतियोगिता के 3 मैच आयोजित होंगे।
इसके अलावा ग्वालियर, अमृतसर, कोयंबटूर, हल्द्वानी और आगरा में भी मेजबानी शहर होंगे। लीग के सह संस्थापक रमन रहेजा के अनुसार इस बार भी कई दिग्गज क्रिकेटर हिस्सा लेंगे। पिछले सीजन में क्रिस गेल, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक और रॉस टेलर जैसे खिलाड़ी शामिल रहे थे। आयोजन को स्थानीय प्रशासन और सरकार का समर्थन प्राप्त है तथा इसे पटना की वैश्विक पहचान बढ़ाने का अवसर माना जा रहा है। मैचों का पूरा कार्यक्रम जल्द ही जारी होगा। अब वंशावली के आधार पर भी मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ। बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब अगर जमीन किसी किसान के नाम नहीं बल्कि पिता, दादा या पूर्वजों के नाम पर है तो भी उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने वंशावली के आधार पर फार्मर आईडी बनाने की अनुमति दी है, जिससे हजारों अटके हुए किसानों का रजिस्ट्रेशन संभव हुआ। रजिस्ट्रेशन में सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है और फर्जी आईडी बनाने पर सख्ती है। ई-केवाईसी वाले किसानों को सुविधा अधिक मिलेगी। प्रशासन का लक्ष्य सभी पात्र किसानों की आईडी जल्द बनवाना और योजना का लाभ सुनिश्चित करना है। ऐसी ही जरूरी खबरों और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में बढ़ी कक्षा 1 के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि। शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है। पहले ये तिथि 31 जनवरी थी। अभिभावक ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नए कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त आवेदनों का सत्यापन 18 फरवरी तक होगा और 23 फरवरी को चयनित विद्यार्थियों का ऑनलाइन विद्यालय आवंटन किया जाएगा। नामांकन संबंधित स्कूलों में 24 फरवरी से 10 मार्च तक कराया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी अभिभावकों से समय पर पंजीयन कराने और बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ दिलाने की अपील की है। बिहार में 18 फरवरी तक चलेगा निःशुल्क पशु टीकाकरण अभियान। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रक कार्यक्रम के तहत खुरपका एवं मुंहपका रोग से बचाव के लिए निःशुल्क एफएमडी टीकाकरण आयोजित किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में टीकाकरण की शुरुआत अलग अलग तिथियों पर होगी। 2 फरवरी 2026 को गोपालगंज, डोरे, शेखपुरा, उदित, सिवान, अररिया, बांका, भागलपुर, किशनगंज, मधेपुरा और पूर्णिया में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं 7 फरवरी से बेगूसराय, कैमूर, कटिहार और सारण में, 10 फरवरी से शिवहर, जहानाबाद, अरवल, पश्चिम लोचन, खगड़िया, लखीसान और तारामंडल में, 13 फरवरी से पटना, रोहतास, भोजपुर में तथा 16 व 18 फरवरी को अन्य जिलों में टीकाकरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य पशुओं को खुरपका और मुंहपका रोग से सुरक्षित करना है। गया जी में 14 फरवरी को रोजगार मेले का होगा आयोजन। गया जी में 14 फरवरी को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज केंदुई के खेल मैदान में जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित होगा। इसमें स्थानीय और देश भर की निजी कंपनियां युवाओं को रोजगार के अवसर देंगी। 10वीं पास से लेकर डिप्लोमा, आईटीआई, स्नातक, बीटेक, एमबीए, नर्सिंग और होटल मैनेजमेंट तक के अभ्यर्थियों के लिए अवसर होंगे, जिनकी सैलरी 12 से 25,000 रुपए तक होगी। पेटीएम, ब्लिंकिट, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, सीज इंडिया, जोमैटो, जेप्टो जैसी कंपनियां भी भाग लेंगी। महिलाओं के लिए एलआईसी में 75 पद उपलब्ध है और मेले में सरकारी योजनाओं और स्वरोजगार से जुड़ी जानकारियां भी दी जाएंगी। ये मेला पूरी तरह से निःशुल्क है। पैन कार्ड सुधार प्रक्रिया अब हुई आसान। पैन कार्ड आज बैंकिंग, टैक्स रिटर्न, निवेश और संपत्ति लेन देन जैसे वित्तीय कार्यों के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। यदि पैन कार्ड में नाम, पता या जन्म तिथि जैसी कोई जानकारी गलत हो जाए तो उसे ऑनलाइन आसानी से सुधारा भी जा सकता है। इसके लिए एनएसडीएल या फिर यूटीआईआईटीएसएल की आधिकारिक वेबसाइट पर चेंजेस करेक्शन इन पैन विकल्प चुनकर आवेदन करना होता है। आवश्यक जानकारियां भरनी होती है, दस्तावेज अपलोड कर शुल्क जमा करना होता है और आवेदन के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप से स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है। गलत या फर्जी दस्तावेज देना दंडनीय अपराध है, इसलिए केवल सही जानकारी ही प्रदान करनी चाहिए। बिहार में अगले 5 वर्षों में 3 गुना तक बढ़ेगा दलहन उत्पादन। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार में दलहन उत्पादन को तिगुना करने का लक्ष्य है, जिससे राज्य आत्मनिर्भर बने। इसके तहत दलहन की खेती 4.48 लाख हेक्टेयर से 9.19 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 3.93 लाख मीट्रिक टन से 11.27 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। बीज प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए 45,922 क्विंटल प्रमाणित बीज और 2,043 क्विंटल आधार बीज उत्पादन होगा, जबकि 1,15,742 क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाले बीज किसानों को अनुदानित दर पर मिलेगा। दलहन प्रोसेसिंग, विपणन और ग्रामीण मंडियों के सुदृढ़ीकरण के उपाय भी किए जा रहे हैं। बिहार के पंकज त्रिपाठी के मिर्जापुर बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। ओटीटी की मशहूर वेब सीरीज मिर्जापुर अब फिल्म रूप में बड़े पर्दे पर आ रही है। मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर को रिलीज होगी और ये कहानी सीजन 3 के बाद की घटनाओं को दिखाएगी।
फिल्म में पंकज त्रिपाठी, कालीन भैया, अली फजल, गुड्डू पंडित और दिव्येंदु शर्मा, मुन्ना त्रिपाठी की वापसी होगी। रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल जैसे कई नए और पुराने चेहरे भी शामिल हैं। विक्रांत मैसी की जगह जितेंद्र कुमार आए हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। मिर्जापुर की पृष्ठभूमि में बनी कहानी सत्ता, बदले और खून खराबे पर आधारित है, जिसे गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है। बीएसआरटीसी ने त्योहारों पर विशेष अंतर्राज्यीय बस सेवा की शुरू। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि बीएसआरटीसी ने पर्व त्योहार के मौसम में प्रवासी यात्रियों की सुविधा के लिए गया जी बस डिपो से दिल्ली, गुरुग्राम और अंबाला के लिए 23 फरवरी से 23 मार्च तक विशेष अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू की है। इस दौरान कुल 17 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें एसी, नॉन एसी और एसी स्लीपर बसें भी शामिल हैं। दिल्ली, गुरुग्राम और अंबाला के लिए बसों का समय सारणी यात्रियों की सुविधा के अनुसार तय किया गया है। किराया भी पहले से तय है और निगम ने बताया कि ये सेवा होली और ईद के दौरान सुरक्षित, आरामदायक और समयबद्ध यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी। पटना नगर निगम जन सुझावों से बजट करेगा तैयार। पटना नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए सुझाव पटना नगर निगम कार्यालय, ईमेल या फिर डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। 7 फरवरी को निगम बोर्ड की बैठक में म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने, आय व्यय आकलन, डोर टू डोर कचरा उठाव के वाहन और उपकरण, प्रत्येक वार्ड में 1-1 करोड़ रुपए की योजना, 14 उच्च क्षमता वाले बोरिंग, विज्ञापन संशोधन और संपत्ति कर प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। नगर निगम राज्य का पहला ऐसा निकाय बनेगा जो म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करेगा। पुलिस ने एनएमसीएच से 2 दलालों को किया गिरफ्तार। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार को दलालों के खिलाफ कार्रवाई की। 2 घंटे चली छापेमारी में दीपक कुमार और चिन्नू कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और ये दलाल मरीजों को बहला फुसलाकर निजी जांच केंद्रों और दवा दुकानों पर भेजते थे। कार्रवाई एक महिला मरीज की अवैध वसूली की शिकायत के बाद हुई। जांच में सुरक्षा गार्ड और अस्पताल कर्मचारियों की मिली भगत की भी आशंका जताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और महिला दलाल की भूमिका भी जांच होगी। प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 6 फरवरी को बिहार के कई उत्तरी जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य के अन्य जिलों खासकर दक्षिण और मध्य बिहार में मौसम सामान्य रहेगा और आसमान साफ रहने के साथ हल्की धूप देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकांश स्थानों पर 11 से 14 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पटना में भी अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहेगा और सुबह व शाम हल्की ठंड महसूस होगी। वारिसलीगंज में अवैध शराब भट्टी हुई ध्वस्त। बिहार के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर गांव में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर एक अवैध शराब भट्टी ध्वस्त कर दी। मौके से भट्टी संचालक सचिन कुमार उर्फ सचिन चौधरी को गिरफ्तार किया गया। टीम ने 200 लीटर क्षमता वाले 12 ड्रमों से 2400 लीटर और 15 लीटर क्षमता वाले 60 बाल्टी व टिन से करीब 900 लीटर किनविल जावा महुआ का घोल बरामद किया। कुल 3300 लीटर शराब मौके पर नष्ट की गई। ई रिक्शा से 6 लीटर महुआ शराब भी बरामद और जब्त किया गया। छापेमारी का नेतृत्व एसआई अशोक कुमार ने किया। जीरो कमीशन मॉडल वाला भारत टैक्सी हुआ लॉन्च। बीते दिन गुरुवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत का पहला कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी लॉन्च किया गया। यह ऐप पारंपरिक कमीशन मॉडल से अलग है और ड्राइवरों के स्वामित्व पर आधारित है, जिससे उन्हें ज्यादा नियंत्रण, इनकम और फैसले लेने का अधिकार मिलेगा। ऐप जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा चलाई जाती है। इसके जरिए यूजर्स कार, ऑटो और बाइक राइड बुक कर सकते हैं। रियल टाइम ट्रैकिंग, सुरक्षित वेरीफाइड ड्राइवर, ट्रांसपेरेंट किराया और 24/7 कस्टमर सपोर्ट का फायदा उठा सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। एनएचएम के संविदागत स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा 10% प्रोत्साहन। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के संविदागत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उनके मनोबल और कार्य संस्कृति को मजबूत करने के उद्देश्य से अब इन्हें मासिक मानदेय के अलावा 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यह राशि राज्य योजना मद से हर महीने नियमित रूप से भुगतान की जाएगी और ये प्रोत्साहन राशि सितंबर 2025 से लागू होगी और उस समय निर्धारित मानदेय के आधार पर दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 10% प्रोत्साहन राशि पर किसी प्रकार की वार्षिक वृद्धि नहीं होगी और इसका लाभ सभी संविदागत स्वास्थ्य कर्मियों को समान रूप से मिलेगा। विधानसभा में सीएम नीतीश और तेजस्वी के बीच नोकझोंक बनी चर्चा का विषय।
बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष नेता तेजस्वी यादव के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक देखने को मिली। चर्चा के दौरान सीएम नीतीश ने तेजस्वी की ओर इशारा कर चुटकी ली, जिस पर तेजस्वी बोलने के लिए उठे, लेकिन मुख्यमंत्री ने हंसते हुए उन्हें बैठने के लिए कहा। यह घटना सदन में हंसी का माहौल बना गई और इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, जल संसाधन और किसानों की कल्याणकारी योजना पर विस्तार से जानकारियां भी दी। सदन में यह संवाद सौहार्दपूर्ण और चुलबुले अंदाज का उदाहरण रहा। बिहार कांग्रेस ने नया टैलेंट हंट प्रोग्राम किया लॉन्च। बिहार कांग्रेस ने नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम बिहार की आवाज लॉन्च किया है, जिसका बिहार प्रभारी राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे है। इस प्रोग्राम के लिए क्यूआर कोड के जरिए गूगल फॉर्म में आवेदन करना होगा और इसमें आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, शिक्षा, पेशा, सोशल मीडिया लिंक, राजनीतिक जुड़ाव, भाषा क्षमता, अनुभव और कांग्रेस से जुड़ने का उद्देश्य देना अनिवार्य है। इसके साथ ही वोट चोरी, जाति जनगणना, महिला सुरक्षा और मुस्लिम प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर 2 मिनट का वीडियो और स्थानीय कांग्रेस नेता का समर्थन पत्र भी जोड़ना होगा। प्रोग्राम 3 पदों मीडिया प्रवक्ता, रिसर्च कोऑर्डिनेटर और पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर के लिए नए चेहरे और विचार खोज रहा है। आज होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत बनाम इंग्लैंड का महामुकाबला। अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया और 311 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने एरॉन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारियों की मदद से 3 विकेट खोकर 53 गेंद पहले जीत हासिल की। वैभव ने केवल 24 गेंद में अर्धशतक बनाकर आक्रामक शुरुआत दी। एरॉन और कप्तान आयुष मात्रे ने मजबूत साझेदारी की। भारत रिकॉर्ड 10वीं बार फाइनल में पहुंचा है। फाइनल मुकाबला 6 फरवरी यानी कि आज हरारी स्पोर्ट्स क्लब में इंग्लैंड के खिलाफ होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1999 में देश का पहला पेसमेकर बैंक कोलकाता में स्थापित हुआ था। 1940 में भूपेंद्र सिंह का जन्म हुआ था। ये भारतीय सिनेमा के ख्याति प्राप्त पार्श्व गायक और गजल गायक थे। 1915 में प्रदीप का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध कवि और गीतकार थे। 1913 में दीवान रंजित राय का जन्म हुआ था। महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैन्य अधिकारी थे। 1890 में खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म हुआ था। ये भारत रत्न सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 2022 में लता मंगेशकर का निधन हुआ था। ये भारत रत्न से सम्मानित मशहूर भारतीय पार्श्व गायिका थी। बीएसपीटीसीएल एनएसए में लिस्टेड होने वाली देश की पहली सरकारी कंपनी। बिहार की सरकारी बिजली कंपनी बीएसपीटीसीएल ने आईपीओ लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली देश की पहली सरकारी ऊर्जा कंपनी बनने जा रही है। बोर्ड की मंजूरी और उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन के बाद मर्चेंट बैंकर और बुक रनिंग लीड मैनेजर के टेंडर जारी किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों से लगातार मुनाफे में रहने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए पूंजी जुटाकर नई ट्रांसमिशन लाइनों, ग्रिड आधुनिकीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ने में निवेश करेगी। इससे राज्य सरकार पर वित्तीय निर्भरता कम होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और बिहार की ऊर्जा व आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। I4C के नाम से भेजी जा रही फर्जी नोटिस की जाने सच्चाई। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का कथित पत्र जिसमें गिरफ्तारी, वारंट और जवाब की मांग की गई है, फर्जी है। ये पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार I4C या किसी सरकारी संस्था द्वारा जारी नहीं किया गया। ऐसे स्कैम में अपराधी फर्जी आरोपों से डराकर आपकी निजी जानकारी या पैसे चुराने की कोशिश करते हैं। सरकारी एजेंसियां कभी भी ईमेल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के जरिए गिरफ्तारी की धमकी या कानूनी नोटिस नहीं भेजती। ऐसे संदेश मिलने पर जवाब न दें, निजी जानकारी साझा न करें और पैसे ट्रांसफर न करें। सतर्क रहें और स्कैम से बचें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, मौर्य वंश का प्रतीक क्या था? ए हाथी, बी सांप, सी शेर या फिर डी मोर? इसका सही जवाब है डी मोर। हमारा दूसरा सवाल है, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? ए विदेसिया, बी ढेर छलकी जिंकारा, सी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो या फिर डी अमर सुहागिन? इसका सही जवाब है सी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। हमारा तीसरा सवाल है, व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी सेवाएं शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी गुजरात? इसका सही जवाब है सी आंध्र प्रदेश। हमारा चौथा सवाल है, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए कर्नाटक, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र या फिर डी गुजरात? इसका सही जवाब है सी महाराष्ट्र। हमारा पांचवा सवाल है, भारतीय सेना ने बांस आधारित मिश्रित बंकर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ए आईआईटी दिल्ली,
बी आईआईटी गुवाहाटी, सी आईआईटी मद्रास या फिर डी आईआईटी मुंबई। इसका सही जवाब है डी आईआईटी गुवाहाटी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संतोष ठाकुर, विजय घायल, महेश दास, अब्दुल मन्नान, नरेंद्र कुमार, सूरज रॉय, राम बाबू दास, रेशम कुमारी, पप्पू कुमार, अतीक खान, संतोष यादव, गौतम कुमार, राजीव राजन, रणधीर कुमार, रामलाल सोरेन, विनोद शाह, अनवर करीम खान, मुन्ना कुमार, वीरेंद्र कुमार, अर्जुन राम, आनंद कुमार, दिलीप कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, अर्जुन राम, कामेश्वर सिंह, अंशिका कुमारी, राजेंद्र तांती, योगेंद्र सिंह, गायत्री झा, रवि पूजा और संजय कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि गांव और शहर दोनों में विकास बराबरी से हो रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बनी रहने के लिए धन्यवाद।